देखो ना गाइस, देखो ना देखो ना देखो ना, चलो। चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 8, फॉर्मेशन ऑफ रीजनल कल्चर, GSV टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन क्लास 7। ठीक है। चैप्टर में फॉर्मेशन ऑफ रीजनल कल्चर का मतलब होता है जो रीजनल यानी जिस प्रदेश के आप हो, जिस क्षेत्र के हो, उस क्षेत्र का कल्चर यानी प्रादेशिक संस्कृति का निर्माण, क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण, ये चैप्टर का अर्थ है। समझ आई बात? चैप्टर का अर्थ क्या है? क्षेत्रीय, है ना, क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण। क्षेत्रीय संस्कृति मतलब जिस क्षेत्र के हो वहाँ की संस्कृति। और संस्कृति मतलब क्या? बहुत सारी चीज़ें होती है। जब भी बात आएगा ना संस्कृति का तो समझ में आना चाहिए रहन सहन। संस्कृति मतलब रहन सहन, लाइफ स्टाइल। ठीक है। और क्या? भाषा, लैंग्वेज। और क्या? खान पान। और क्या? आवास। ठीक है। पहनावा। इन सब को एक साथ मिलाएं तो इसे हम कहते हैं संस्कृति। समझ आई बात? संस्कृति एक प्रकार का मसाला है जिसके अंदर पहनावा, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा और आपका क्षेत्र, पूजा पाठ, त्यौहार, शादी विवाह और मृत्यु, इन सब के सांस्कृतिक कार्य दिखते हैं। समझे? तब जाके एक संस्कृति का निर्माण होता है। आप जिस क्षेत्र के हो उस क्षेत्र की संस्कृति और इस क्षेत्र और दूसरे क्षेत्र की संस्कृति अलग होगी। आपके क्षेत्र की संस्कृति एक विशेष संस्कृति होगी। आपके क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की संस्कृति होगी। जैसे बिहार के अंदर जो शादी विवाह का रीति रिवाज है वो गुजरात के अंदर शादी विवाह का रीति रिवाज नहीं है। बिहार में जो भी शादियां होती हैं हिंदू धर्म में, अधिकांश शादियां रात को होती है, यानी बारात रात में आती है। और गुजरात के अंदर दिन में बारात आता है। जैसे मुस्लिम भाइयों में जो शादी होती है वो बारात कब आती है? दिन में। बस सेम वैसे ही है ना, गुजरात में हिंदू भाइयों में भी शादी कैसे होती है? दिन में ही बारात आता है। देखते हो? और लोग रात में भी करते हैं, ऐसा नहीं गुजरात में सिर्फ दिन में ही, रात में भी है शादी विवाह का कल्चर। समझ आई बात? गुजरात के अंदर आपको लिट्टी चोखा का प्रचलन नहीं मिलेगा। यहाँ पे खमन, ढोकला, खाखरा, जलेबी, अंडसन ये मिलेगा। इधर मिलेगा। ऐसा नहीं कि खराब खाना है, बहुत टेस्टी होता है, खा के देखोगे तब, या खाए हो तो पता होगा। समझ आई बात? उसी प्रकार है ना, बिहार के अंदर जाएंगे तो वहाँ खाखरा खमन का नाम ही नहीं है। वहाँ सिर्फ लिट्टी चोखा या मतलब बेनिया खाए होगे। बिहार में बेनिया बड़ा फेमस है, ठंडी के टाइम में होता है, जिसे हम आलू के पराठे बोलते हैं, गांव में उसे बेनिया बोलते हैं, नाम है। अब अलग अलग बिहार के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह से खान पान बनता है। तो ये खान पान बिहार का हुआ, तो ये भी एक संस्कृति है। शादी भी एक संस्कृति में आता है। मृत्यु के बाद बिहार में क्या व्यवस्था है, यानी कि 13 दिन का जो कर्म होता है वो बिहार के अंदर होता है, गुजरात के अंदर भी कर्म है। उसका मैच करेंगे तो सेम नहीं होगा। वहाँ का प्रोसीजर अलग, यहाँ का प्रोसीजर अलग, दोनों की प्रक्रिया सेम नहीं होगी। समझ आई बात? उसी तरह भाषा, बिहार में है ना हिंदी भी बोली जाती है, कुछ लोग अंग्रेजी भी बोलते हैं बिहार के अंदर, कुछ लोग मगही, कुछ लोग वहाँ बज्जी का भाषा बोलते हैं, अली गली खैली वाला भाषा। ठीक है, भाषा है वहाँ का, ये कोई खराबी नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है कि भाषा खराब है, भाषा है, बोलते हैं वो और अच्छा है वो। ठीक है। उसके बाद मैथिली भाषा है। ठीक है। तो ये सारा भाषा कहाँ है? भोजपुरी है। ये सब बिहार की मुख्य भाषाएं हैं। और वो भाषा यहाँ नहीं है। गुजरात के अंदर गुजराती भाषा है, या गुजराती के अंदर कुछ और भी भाषा है जो गुजरात और मराठी मिक्स बोलते हैं। तो यहाँ का भाषा और बिहार का भाषा अलग है। तो इसका मतलब बिहार और यहाँ की संस्कृति भी अलग हुई। पहनावा में भी देखेंगे तो लगभग पूरा गुजरात में जितना भी लड़का है वो अपने आप को क्या मानता है? भगवान श्री कृष्ण। तो उनका पहनावा भी कृष्णा स्टाइल में रहता है। और लड़कियाँ राधा मानती है तो राधा स्टाइल में कपड़ा पहनते हैं गुजरात के अंदर, यही नियम है। जैसे आप राजस्थान में भी देखोगे तो राजस्थान में भी कपड़े उसी प्रकार से राधा रानी टाइप से कपड़े हैं। और ये कपड़े का स्टाइल बिहार में नहीं है, बिहार का अलग फैशन है। तो ये दोनों फैशन, यानी बिहार का कपड़ा पहनने का स्टाइल या गुजरात के कपड़े पहनने का स्टाइल, ये किस में आता है? संस्कृति में। तो संस्कृति में कई सारी चीज़ें हैं, शादी विवाह आता है, मृत्यु संस्कार है ना, कर्म संस्कार है, पहनावा है, भोजन है, भाषा है, सारे चीज़ आते हैं। इन सब का मिक्सअप
इन सब का जो मिक्स्ड होगा उसी को हम क्या कहते हैं? संस्कृति। इन सब का मेल क्या कहलाता है? संस्कृति। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो इस चैप्टर में रीजनल कल्चर यानी कि क्षेत्रीय संस्कृति को ही हम समझेंगे। ठीक है, अब इसमें हम एक एक करके समझेंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। तो हम पहले लैंग्वेज को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लैंग्वेज को। पहला सवाल है कि व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज होता क्या है? भाषा किसे कहते हैं? ये पहला टॉपिक आपका क्या है? भाषा किसे कहते हैं? तो जवाब, लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। भाषा जो है संचार का माध्यम है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरे से बात कर रहे हो, तो किस में कर रहे हो बात? तो भाषा में बोल रहे हो। किस में कर रहे हो? भाषा में। ठीक है, हम आपसे कुछ भी बात कर रहे हैं, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, मैं कुछ भी बात कर रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, तो किस में पढ़ा रहा हूँ? भाई भाषा बोल के पढ़ा रहा हूँ। किसे पढ़ा रहा हूँ? भाषा बोल के। तो भाषा हमारे और आपके बीच ना संचार का माध्यम है। मैं बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है, मतलब आपको भी वही भाषा मालूम है जो मुझे मालूम है, तो हम दोनों का भाषा सेम है, तो हम दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? संचार यानी कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो ये मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। लैंग्वेज क्या है? मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। बिना भाषा का हम एक दूसरे को समझ ही नहीं सकते हैं। जैसे किसी गुजराती लड़के को किसी बिहारी लड़की से शादी करा दो, और प्योर गुजराती लड़का गुजराती भाषा में बात करेगा और प्योर बिहारी लड़की बज्जी का भाषा में बात करेगी या भोजपुरी में, तो दोनों का भाषा मैच ही नहीं करेगा, तो एक दूसरे से बातचीत ही नहीं करेंगे, तो उनका फीलिंग वगैरह कुछ भी शेयर नहीं होगा, तो फिर इनकी शादी टिक पाएगी? नहीं। तो ये इनका शादी तभी टिक पाएगा जब दोनों एक दूसरे के बात को समझते हो। क्या मान लो गुजराती में कोई चुटकुला बोला और लड़की जो है वो समझी ही नहीं, तो कैसे बोलेगी? वो कैसे हंसेगी? नहीं हंसेगी। तो जो लड़का है उसको लगेगा कि यार ये कहाँ किस बकलोल से शादी करा दी है, या फिर वो लड़की भी कहेगी यार कहाँ गुजराती से शादी करा दी है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाषा अगर है ठीक ठाक मैच कर रहा है दोनों का, तो संचार हो रहा है। भाषा होगा तो संचार हो रहा है, यानी बातचीत होगी। भाषा मतलब बातचीत होगी, तो संचार का माध्यम क्या है? भाषा। वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस कम्युनिटीज़ फ्रॉम देयर लैंग्वेज। हम अलग अलग समुदायों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं ड्यू टू लैंग्वेज, भाषा की वजह से, है ना। भारत में कई समुदाय रहते हैं, भारत के अंदर कई सारी कम्युनिटी है। जैसे सबसे बड़ी कम्युनिटी है वो है हिंदू। हिंदू के बाद दूसरा कम्युनिटी है मुस्लिम, उसके बाद क्रिश्चियन, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी। ये भारत में मुख्य रूप से क्या है? कम्युनिटी है, यानी कम्युनिटी का मतलब समुदाय है। और ये सभी समुदायों के बारे में हम सब जानते हैं थोड़ा बहुत, है कि नहीं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, ये सभी समुदायों के बारे में हम लोग कुछ ना कुछ जानते हैं कि उनमें ये होता है, ऐसा होता है, ये संस्कारिक कार्य होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम भाषा जानते हैं और उनके भाषा से हम इंटरेक्ट होते हैं, है ना, एक दूसरे के बात को जानते हैं। तो भाषा से हमें इनके बारे में जानकारी मिली। ठीक है, समुदायों के बारे में, कम्युनिटी के बारे में हमें कोई भी जानकारी मिली है तो उसका मुख्य वजह क्या है? भाषा। भाषा यानी कि लैंग्वेज। भाषा यानी कि लैंग्वेज। ठीक है, तो भाषा से एक तो हो गया संचार, हो गया बातचीत, हो गया। दूसरा, समुदायों के बारे में जानकारी मिल गई। सांस्कारिक कार्यों के बारे में भी क्या मिल गई? जानकारी। ये सब किससे संभव है? ये सब संभव है लैंग्वेज की वजह से। किससे संभव है? लैंग्वेज की वजह से, भाषा की वजह से। कोई दिक्कत? आगे समझते हैं। डेवलपमेंट ऑफ लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज का डेवलपमेंट अगला टॉपिक हमारा है कि जो क्षेत्रीय भाषा है, लोकल लैंग्वेज है, उसका डेवलपमेंट यानी उनका विकास कैसे हुआ, या विकास के बारे में समझेंगे। देखो, पूरे भारत की बात करें, पूरे दुनिया की बात करें तो लगभग 6500 भाषा है। पूरे वर्ल्ड में कितने भाषाएं बोली जाती है? लगभग 6500 भाषा बोली जाती है। पूरी दुनिया में लगभग 6500 भाषा बोली जाती है, और 6500 भाषाओं में 1600 से अधिक भाषा अपने देश में बोली जाती है। यानी अपना देश एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है ना। डाइवर्स का मतलब विविधता वाला देश, जिसमें भाषा में भी विविधता है। अपने देश में तरह तरह के भाषा अपने यहाँ पे बोली जाती है। हर 100 किलोमीटर पर भाषा बदल जाता है। हम लोग हर 100 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे, भाषा में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, मतलब जो बोली है ना, जो बोली है उसमें चेंज आ जाता है। भाषा तो लगभग सेम ही रहता है, लेकिन बोली में क्या आ जाता है? चेंज आ जाता है। तो इसका मतलब है ना, ये भाषाएं पूरे भारत में कितने हैं? 1600 प्लस। पूरे दुनिया का सबसे पुराना भाषा है वो है संस्कृत। पूरी दुनिया का सबसे पुराना भाषा क्या है? संस्कृत। और संस्कृत को देवताओं की भाषा कहा जाता है। इसलिए हिंदू धर्म में जितने भी कर्म होते हैं, पूजा पाठ होते हैं या
किसी प्रकार के कर्म सांस्कारिक अनुष्ठान होते हैं, यानी कि कर्म किए जाते हैं, तो उसमें कौन सा भाषा बोलते हैं? संस्कृत। संस्कृत भाषा में ही सारे अनुष्ठान किए जाते हैं। क्या जाते हैं? जैसे मान लीजिए आपको टीका चंदन कोई कर रहे हैं पंडित जी, तो वो बोल के करेंगे, इदम चंदनम बनते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते लक्ष्मी वसत सर्वदा। ये लाइन बोलते हैं, यानी पूरा लाइन क्या है? संस्कृत का है। यानी एक तिलक आपके माथे पे लगाया गया तो है ना, मतलब आपके घर में लक्ष्मी बसे, आपका घर बढ़िया हो, आपका पूरा सांसारिक सुख मिले आपको, वो सारा बोलते हैं वो लैंग्वेज के लिए, है ना। और वो भगवान से दुआ करते हुए टीका चंदन आपको लगाया जाता है ना। तो भगवान का पूजा पाठ संस्कृत भाषा में होती है। किसी भी प्रकार का शादी विवाह संस्कारिक कार्य ये सब किस में होता है? संस्कृत भाषा में। तो संस्कृत क्या है? देवताओं की भाषा है। और ऐसा माना जाता है और कहा जाता है कि पूरे दुनिया में जितनी भी भाषाओं का जो निर्माण है वो संस्कृत से हुआ है। जैसे कुछ स्रोतों के अनुसार हमें ये पता चलता है कि अंग्रेजी जो भाषा है वो संस्कृत का ही देन है। यानी हिंदी में हम लोग संस्कृत के अंदर हम लोग बोलते हैं, है ना, मातृ, और वही वर्ड आगे चल के इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाता है मदर। और संस्कृत में हम लोग बोलते हैं पितृ, और वही वर्ड कन्वर्ट होने लगता है फादर में। तो ये जो लैंग्वेज का जो चक्कर है वो संस्कृत भाषा से है ना। अंग्रेजी भाषा का भी निर्माण किससे हुआ है? संस्कृत भाषा से। तो पूरे दुनिया का सबसे पुराना भाषा कौन सा हुआ? संस्कृत का। संस्कृत के आगे है ना एक दूसरा भाषा है तमिल। ये दुनिया का दूसरा सबसे पुराना भाषा है। क्या नाम है? तमिल, है ना। दुनिया का दूसरा सबसे पुराना भाषा तमिल, जो कि तमिलनाडु में बोली जाती है। क्या बोली जाती है? तमिलनाडु में। अब भाषाओं के विकास के बारे में बात करें तो 3 भाषाओं का नाम आता है, एक मलयालम, बंगाली और गुजराती। 3 भाषा बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई जब भाषाओं का विकास हो रहा था, जिसमें मलयालम, बंगाली और गुजराती ये 3 भाषाओं का मेल है इस चैप्टर के अनुसार। अब हम इस चैप्टर में सबसे पहले हम समझेंगे कौन सा? मलयालम भाषा के बारे में। क्या? मलयालम भाषा। द चेरा किंगडम ऑफ महोदयपुरम वाज एस्टैब्लिश्ड इन द 9th सेंचुरी इन केरला। केरला के अंदर क्या हुआ था? केरला के अंदर महोदयपुरम नाम का जगह है। क्या नाम है? महोदयपुरम। केरला के अंदर महोदयपुरम नाम का जगह है। और महोदयपुरम का चेरा साम्राज्य का नाम है चेरा। जैसे आप लोग चौधरी, वर्मा, शर्मा, सिंह, है ना, ये सब टाइटल लगता है ना, तो ये समझिए एक वंश है कि आपके घर में चौधरी वंश है आप, तो चौधरी वंश में पापा, दादा, उसके पहले दादा आए, दादा के बाद पापा, पापा के बाद आप लोग आए, आपके बाद अगला जनरेशन जाएगा, तो डायनेस्टी क्या बनेगा? चौधरी। उसी प्रकार से वहाँ पे महोदयपुरम में एक चेरा साम्राज्य बना, चेरा डायनेस्टी बना, चेरा किंगडम। और वो 9वीं शताब्दी में एस्टैब्लिश्ड हुआ था केरल में। यानी 9वीं शताब्दी का मतलब होता है साल 800 से लेकर 899। साल 800 से लेकर 899 कौन सी शताब्दी? 9th सेंचुरी की बात हो रही है, ठीक है। और उसके अंदर महोदयपुरम की संस्कृति को मलयालम के नाम से जाना गया। महोदयपुरम की संस्कृति को क्या नाम जाना गया? मलयालम। महोदयपुरम की संस्कृति का नाम मलयालम। क्या नाम? मलयालम। और यही आगे चल के केरल की मुख्य भाषा बन गई। तो वर्तमान में यानी आज के टाइम में केरल की मुख्य भाषा कौन है? मलयालम। केरल की मुख्य भाषा मलयालम, ठीक ना। संस्कृत का मलयालम पर बहुत प्रभाव है, यानी मलयालम भाषा में संस्कृत जैसे शब्दों का अधिकांश प्रयोग है, यानी बहुत प्रभाव है ना। लीला तिलकम मलयालम का प्रसिद्ध व्याकरण है ना। लीला तिलकम किसका प्रसिद्ध व्याकरण है? मलयालम का, ठीक है, व्याकरण है ना। मलयाली कविता की शैली जो है मणि प्रबलम है। मलयाली कविता की जो शैली है वो क्या है? मणि प्रबलम। मलयाली संस्कृत जो है, मलयाली कविता जो है उसकी शैली क्या है? मणि प्रबलम। तो ये मलयालम के बारे में हमें जानकारी मिलती है। याद रखने वाली बात क्या है? मलयालम केरला की मुख्य भाषा है। स्टार्ट कब हुआ? महोदयपुरम के हिसाब से, है ना। चेरा साम्राज्य 9वीं शताब्दी, ठीक है। 3 बातें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है बंगाली भाषा। क्या है? बंगाली भाषा। बंगाली भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से मानी जाती है। बंगाली भाषा को संस्कृत से उत्पन्न हुआ ऐसा माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भारत में अधिकांश भाषा या दुनिया में अधिकांश भाषाओं की जो जननी है, निर्माण के लिए जो जानी जाती है वो है भाषा संस्कृत। और उसी से कई सारे भाषाएं बने हैं, उनमें से एक भाषा बंगाली है। तो बंगाली कहाँ से बना? संस्कृत भाषा से। बंगाली पश्चिम बंगाल में बोली जाती है। वेस्ट बंगाल कहाँ है? ये वेस्ट बंगाल। तो ये वेस्ट बंगाल बड़े ये नीचे ना लगा हुआ है, तो तुम लोग जो ऐसे जो कर रहे हो, है ना, नहीं किया। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल।
है ना, बंगाली भाषा पर आदिवासी भाषा है। वेस्ट बंगाल समझते हो ना, कोलकाता वहाँ का, है ना। बंगाली भाषा पर आदिवासी भाषा, फारसी भाषा, अंग्रेजी भाषा का प्रभाव ब्रिटिश शासनकाल से देखा गया। यानी बंगाली भाषा बोला जाता था, अब बंगाली में क्या क्या मिक्स हो गया, फारसी, अंग्रेजी, क्योंकि अंग्रेज से आए तो उसमें मिक्स हो गया अंग्रेजी भाषा। और फारसी भाषा मतलब मुगल काल का भाषा है फारसी भाषा। तो मुगल काल तो थे, मुगल काल के ही, है ना, वो बंगाल को अलग कर लिया गया, कहाँ से, दिल्ली से। तो मुगल काल का जो टोन है वहाँ तक चला गया, इसलिए फारसी भाषा और अंग्रेजी भाषा और कुछ आदिवासी भाषा का भी मिक्सअप किसमें मिलेगा, बंगाली भाषा में। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला भाषा है गुजराती। क्या है? गुजराती। भाई गुजराती सबको मालूम है, गुजराती गुजरात की भाषा है। केम छो मतलब क्या हुआ, सू छे नहीं, केम छो मतलब कैसे हो, केम छो मतलब कैसे हो, सू छे मतलब, असू छे मतलब क्या है ना। उसमें तो जो गुजराती वाले जानते हैं, भाषा अब समझ में आ रहा है, हमें बोलने नहीं आता है उतना स्पीड में। हाँ, किताब का है वो मैं टोइया मार के पढ़ लेता हूँ। जैसे टुंको वस्त्र, तो यानी कि छोटे छोटे कपड़े नहीं पहनना है, वो मंदिर के आगे लिखा रहता है, टुंको वस्त्र पहिरवा, है ना, प्रवेशम निषिद्ध, यानी छोटे छोटे कपड़े पहन के प्रवेश नहीं करना है, मंदिरों में लिखा रहता है। ठीक है, तो मैं समझ जाता हूँ, बाकी चीज़ समझ जाता हूँ, ये टुंको वही हिसाब से समझ में आ जाता है कि अच्छा टुंको मतलब छोटा छोटा होगा कपड़ा तो नहीं पहनना है ना। समझे? ये सारा नियम लड़का से के लिए नहीं है। सारा नियम देख रहे हो, लड़का से के लिए कोई नियम नहीं है। लड़का से आओ सरो जाओ सुनाओ, लेकिन लड़की से के लिए कितना नियम लगा दिया, ये नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़ना है। समझे? बड़ा टेढ़ा सिस्टम है, और टेढ़ा क्या है, एक तरह से संस्कृति बचाने के लिए है और कुछ नहीं है। ठीक है, आगे देखो, गुजराती कहाँ का भाषा है, गुजरात का, गुजरात की भाषा है गुजराती। और कहा जाता है गुजराती भाषा का विकास 10वीं शताब्दी में हुआ। 10वीं शताब्दी मतलब 900 से लेकर और 999 AD, माने आज से लगभग 1000 साल पहले, 1000 साल पहले गुजराती भाषा का क्या हुआ है, उदय। गुजराती भाषा का उदय कितने साल पहले हुआ है, 1000 साल पहले। कितने साल पहले? 1000 साल पहले गुजराती भाषा का उदय। किससे हुआ है गुजराती भाषा का उदय? किससे हुआ है गुजराती भाषा का उदय? संस्कृत भाषा से। किससे हुआ है? संस्कृत भाषा से। ठीक है, आगे। अपभ्रंश इज द मदर ऑफ गुजराती लैंग्वेज। गुजराती भाषा की जननी है अपभ्रंश। अपभ्रंश जो है गुजराती भाषा की जननी है, मतलब गुजराती भाषा बनने में योगदान किसका है? संस्कृत का। और उसके बाद का योगदान किसका है? ज़्यादातर योगदान है अपभ्रंश का। संस्कृत तो है ही, अपभ्रंश का। ठीक है, और कहा गया कि आचार्य हेमचंद्र स्टार्टेड द अपभ्रंश लैंग्वेज। यहाँ के आचार्य हेमचंद्र थे, जिनके नाम पे पाटन में लाइब्रेरी भी है। तो आचार्य हेमचंद्र थे जिन्होंने, है ना, अपभ्रंश भाषा की शुरुआत कहाँ की थी? गुजरात के अंदर, है ना। गुजराती लैंग्वेज वाज डेवलप्ड आफ्टर संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश लैंग्वेज। इस प्रकार संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश, ये तीनों लैंग्वेज फेंट कर गुजराती भाषा का विकास हुआ। यानी पहले अपभ्रंश, उसमें थोड़ा सा संस्कृत, और फिर, है ना, प्राकृत, है ना। पाली और प्राकृत भाषा समझते हो ना, ये भाषा समझते क्या हो, ये जानते ही नहीं होगे। पाली और प्राकृत भाषा बौद्ध जैन जमाने का भाषा है। तो ये भी भाषा, है ना, ये भी भाषा, और मतलब संस्कृत भाषा और अपभ्रंश भाषा, इन तीनों भाषा का मिक्सड बना गुजराती भाषा। ठीक है, गुजराती भाषा में गुजराती साहित्य का डेवलपमेंट हुआ, और गुजराती लिटरेचर बनाया गया किसके द्वारा? नरसिंह मेहता, यहाँ के कवि भलान और मीराबाई। ये 3 लोग गुजराती साहित्य का काफ़ी विकास किया। कौन कौन किया? नरसिंह मेहता, भलान और मीराबाई। हाँ, नरसिंह मेहता, भलान और मीराबाई। यानी गुजराती साहित्य के विकास में नरसिंह मेहता, भलान और मीराबाई का काफ़ी योगदान है। ठीक है, बुक्स ऑफ नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता की प्रसिद्ध किताब है जो गुजराती भाषा को डेवलप करती है। नाम क्या क्या है? सामल दास नो विवाह, सामल दास नो विवाह, सामल दास नो विवाह। दूसरा कुंवर भाई नु मामेरू, कुंवर भाई नु मामेरू, कुंवर भाई नु मामेरू। तीसरा है हुंडी, तीसरा क्या है? हुंडी। चौथा है सुदामा चरित्र, चौथा क्या है? सुदामा चरित्र। और 5वां है दान लीला। 5वां क्या है? दान लीला, दान लीला। ठीक है, तो ये मुख्य भाषाएं, मतलब मुख्य किताब जो है किसके द्वारा बनाई गई? नरसिंह मेहता। किसके द्वारा? नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता के द्वारा ये किताब रचना की गई थी। ठीक है,
मीराबाई ने भगवान कृष्ण की भक्ति में कई पदों की रचना की थी। मीराबाई है ना, मीराबाई जो है वो भगवान कृष्ण को की पूजा पाठ करती थी, है ना। और ऐसा कहा जाता है कि वो भगवान कृष्ण को हस्बैंड मानती थी, तो हस्बैंड मानती थी और दिन रात उन्हीं की सेवा करती थी, पूजा पाठ करती थी। ऐसा मूर्ति का, किसका पूजा होता था? मूर्ति का, है ना। मजाक में उसकी मम्मी बोलती थी एक बार कि वो मतलब मोहल्ले से बारात जा रही थी, है ना। मीराबाई छोटी थी, बच्ची थी, और मोहल्ले से क्या जा रही थी? बारात। मोहल्ले से बारात जा रही थी, तो बालकनी पे पहले लोग जाते थे ना, आज भी है, बालकनी पे बारात देखते हैं, घर के अंदर बालकनी। मीराबाई वो छोटी सी बच्ची थी और उसकी माँ, दोनों माँ और बेटी दोनों बारात देख रहे थे, बारात जाते हुए गली से। मीराबाई ने पूछा कि माँ ये घोड़ी पे कौन चढ़ा है? तो बोलता है, माँ उसकी बोलती है कि दूल्हा है। क्या है? दूल्हा। तो दूल्हा शब्द के बारे में उसको उतना परिचय नहीं था, नहीं मालूम था कि दूल्हा मतलब क्या है ना, हस्बैंड मतलब दूल्हा, वो उसका मतलब उसको नहीं मालूम था। तो माँ से सवाल कर दी कि माँ मेरा दूल्हा कौन है? तो माँ इशारा की वो, अब वो मतलब सामने को मंदिर था, मंदिर में पूजा पाठ करती थी उस समय मीरा छोटी उम्र में, और उसमें भगवान कृष्णा का मूर्ति था। तो वो बात दिल पे ले ली कि हाँ, माँ ने बोला मतलब यही हमारे हस्बैंड है, तो वही पूजा पाठ करने लगी। तब से भगवान कृष्ण की भक्ति में मीराबाई क्या है, उसी में लगी रही, है ना। और फिर बाद में मीराबाई का शादी भी करा दिया गया, है ना। मीराबाई का शादी महाराणा प्रताप के वंशज में किया गया, दादा परदादा के वंशज में हुआ मीराबाई का शादी। और जब शादी हुआ तो वो शादी टिका नहीं, कुछ दिन के बाद उसका हस्बैंड मर गया, डेथ हो गया हस्बैंड की। और जब हस्बैंड का डेथ हो गया तो उस समय मीराबाई एकदम सज धज के तैयार थी, जबकि साधारणतः क्या होता है, हस्बैंड मरने के बाद सारा श्रृंगार खत्म हो जाता है। वो सज धज के तैयार थी, मीराबाई की भक्ति कर रही थी, उस समय नाच गा रही थी, तो लोग उस समय समझा कि पति मर गया है तो पगला गई है। बाद में यही रवैया लगातार चल रही थी और सामान्यतः वो भाषा ही बोलती थी, तो लोग बोला कि पगला नहीं गई है ना, ये भगवान कृष्णा की भक्ति में लीन है। बाद में उसको जहर देने का प्रयास किया गया, है ना, तो जहर पी गई प्रसाद समझ के, भगवान कृष्णा का प्रसाद है। और इस प्रकार मीराबाई की कहानी समाप्त हो जाती है, मीराबाई लुप्त हो जाती है, पता नहीं चलता कि कहाँ गई, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो ये मीराबाई किस मतलब भाषा में कविताएं रचती थी या गीत गाती थी? तो गुजराती भाषा में। गुजराती साहित्य को आगे बढ़ाने का काम मीराबाई ने किया। भालन कौन है? भालन भी गुजराती साहित्य का डेवलपमेंट किया। भालन नाम का व्यक्ति गुर्जर भाखा शब्द का प्रयोग करने वाले ये पहले व्यक्ति है। कौन? भालन। भालन ने किस शब्द का प्रयोग किया? गुर्जर भाखा। किसका? गुर्जर भाखा। भालन पाटन के मोद ब्राह्मण थे। भालन कौन थे? पाटन के मोद ब्राह्मण, है ना, ब्राह्मण का टाइप मोद है। अब पाटन किधर है? तो गुजरात अहमदाबाद के आसपास का इलाका, ठीक है, पाटन। ठीक है, आई बात समझ में? तो वहीं की है ये भालन। ठीक है, और भालन के एक किताब है जिसका नाम है आख्यान, और आख्यान के जनक इन्हीं को कहते हैं। क्या कहते हैं? आख्यान। एक किताब है ध्रुवाख्यान, मृगी आख्यान और शिव भिलड़ी संवाद। शिव भिलड़ी संवाद, ये सारी किताबें किसके द्वारा लिखी गई? भालन के द्वारा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आख्यान के जनक भालन। भालन कहाँ के? ब्राह्मण, पाटन के। किताबें कौन सी लिखी? ध्रुव आख्यान, मृगी आख्यान, शिव भिलाड़ी। ठीक है, आपको रिवाइज करना पड़ेगा धीरे धीरे, तो आपको याद होगा। एक दिन में तो होगा नहीं, अभी सुन लिए, फिर कल भी सुनोगे, परसों सुनोगे, 3-4 दिन सुनोगे तो ध्यान रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला टॉपिक हमारे यहाँ से कंप्लीट होता है। यहाँ तक कोई सवाल है तो बताओ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं क्या? कल पढ़ते हैं इसके आगे।